हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं प्रवीण कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल पर। उम्मीद रखता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत शानदार चल रही होगी। जैसा कि आपको विदित है, जो ये चैनल स्टार्ट किया गया है स्टेट पीसीएस को ध्यान में रखते हुए, और जो आपका ड्रीम है, जो आपका टारगेट है, आप अपने स्टेट में पीसीएस में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसी के लिए निरंतर हम हर दिन एक अलग विषय लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। और उसी कड़ी में आज का दिन जो है वह इतिहास का दिन है, अर्थात हिस्ट्री का दिन है। तो अगर आप साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आज के आज ही स्टडी आईक्यू पीसीएस को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने सभी मित्रों के साथ में इसे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वे भी इसका फायदा उठा सके। अगर आप एक बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट के साथ ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आप आज ही ऑर्डर कर सकते हैं स्टडी आईक्यू प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी का जो एडिशन निकाला गया है उसे। अगर आपका टारगेट यूपीएससी है या फिर स्टेट पीसीएस है तो ये बुक काफ़ी बेहतरीन आपके लिए वरदान साबित होने वाली है, जिसे आप लोग अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने स्टेट में फुल कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं, हर उस विषय का एक क्वालिटी कंटेंट के साथ अध्ययन करना चाहते हैं, तो ये ऑफर आपके लिए है 28 मई 2022 तक। गेट 30 आपको कोड अप्लाई कर देना है। स्टडी आईक्यू का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जिस स्टेट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वहां पर जिससे 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप साथियों को प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं। और मैंने ये कहा है कि आज हम इतिहास विषय के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो आती है, आधुनिक भारत का जो इतिहास आता है, उस संदर्भ में चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो यूरोपियंस थे वो इंडिया में आखिरकार क्यों आए थे, उसके पीछे रीजन क्या रहा था, किस कारण वे भारत में व्यापार करने के लिए आए और उसके पीछे कारण क्या रहा। अलग अलग समय पर अलग अलग कंपनियां यहां पर आती हैं, और जिनमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जिसने अपना एम्पायर या साम्राज्य यहां पर स्थापित कर लिया और यहां पर भारत को अपने अधीन करने का कार्य इस कंपनी के द्वारा कर लिया गया। लेकिन क्या अंग्रेज सबसे पहले आने वाले भारतीय थे, अर्थात यूरोपियंस थे? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उससे पहले भी अनेक सारी कंपनियां या फिर अनेक सारे देश के लोग यहां पर यूरोप से पहुंचे थे, उसके बारे में हम जानकारी अभी हासिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, जो ये ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हुई, भौगोलिक खोजें जो होती हैं, उनके पीछे कारण क्या रहता है, आखिरकार ये भौगोलिक खोजें क्यों आवश्यकता पड़ी इनकी। तो जो 1453 की बात हम अगर करें, 1453 ईस्वी की बात करें, तो जो कुस्तुनतिया वाला रीजन आता है, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, इस वाले रीजन को ब्लॉक कर दिया गया था, अर्थात इस वाले क्षेत्र पर तुर्कों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, जिसके कारण जो ये जमीन से जाने वाला लैंड रूट था एशिया और यूरोप के बीच का, यह क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है। मैंने सीधे सिंपल शब्दों में अभी तक आपको यह कहा है कि इन भौगोलिक खोजों की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। ये जो सी रूट है इंडिया और यूरोप के बीच, अर्थात एशिया और यूरोप के बीच में, इसको खोजने की आखिरकार आवश्यकता ही क्यों हुई, जब स्थल मार्ग से यहां पर हम आसानी के साथ जा सकते हैं। तो इसके पीछे कारण यह आया है कि 1453 में 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतिया वाले रीजन पर अधिकार कर लिया, जिसके कारण जो यूरोपीय बाजार था, जिसमें जो डिमांड थी, जो मांग यहां पर हो रही थी, उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। यूरोप का बाजार इससे प्रभावित हुआ, और हम ये कह रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई जो यहां पर पहले लैंड रूट के माध्यम से, स्थल मार्ग से होती थी, वह अब अवरुद्ध हो जाती है। इसीलिए अब एक ऐसा रास्ता खोजना पड़ेगा, अर्थात पानी के रास्ते, अर्थात समुद्र के रास्ते को खोजना पड़ेगा, जहां से हम यूरोप से डायरेक्ट कनेक्ट इंडिया से हो जाएं, क्योंकि स्थल मार्ग तो अब अवरुद्ध हो गया है। तुर्कों ने इस कुस्तुनतिया वाले रीजन पर अपना अधिकार जमा लिया है। यही एक कारण रहा, भौगोलिक खोजें यहां पर प्रारंभ होती हैं।
जब ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज की बात की जाए तो दो देशों ने इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक देश का नाम आता है पुर्तगाल और दूसरे का नाम आता है स्पेन। उस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमने ये कहा है कि देयर वाज ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट, फाइंडिंग ए सी रूट टू कैम टू इंडिया। अब केवल एक ही यह रास्ता बच गया था, क्योंकि ये वाला जो आपका मार्ग था यह अवरुद्ध हो चुका था, जिसके कारण इस अफ्रीका के तट के सहारे होते होते इसी समुद्र के रास्ते भारत तक पहुंचने का रास्ता या ऑप्शन ही केवल एक शेष रह गया था। इसी कड़ी में अगर हम देखें, जो क्रेडिट फॉर ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज गोज टू यूरोपियंस, क्योंकि यूरोपियन लोगों के द्वारा ही ऐसा प्रयास किया गया। उनको क्या आवश्यकता ऐसी पड़ी थी जिसके कारण उन्होंने इन खोजों को किया। जैसे उनकी मेन रिक्वायरमेंट जो थी वो थी भैया आर्थिक मांग, अर्थात आर्थिक रूप से हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत से या फिर एशिया वाले क्षेत्र से जो आपके गरम मसाले हैं उनकी सप्लाई यहाँ थल मार्ग से हो रही थी, औषधियों की सप्लाई यहाँ से हो रही थी, ड्रग्स की, साथ ही साथ कॉटन की सप्लाई भी यहाँ से होती थी। लेकिन अब लैंड रूट थल मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिसके कारण इन्हें अब भौगोलिक खोजें करनी पड़ेंगी, समुद्र के रास्ते की खोज करनी पड़ेगी। दूसरा कारण हम ऐसा मान सकते हैं रिलीजियस, अर्थात धार्मिक कारण। हम ऐसा कह सकते हैं कि वे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी करना चाह रहे थे, जिसके कारण उन्होंने इन भौगोलिक खोजों को किया। तो मेन मुख्य बात आर्थिक, इकोनॉमिक और रिलीजियस, धार्मिक कारण रहे, जिसके कारण उन्होंने भौगोलिक खोजें की हैं। और मैंने आपको ये बताया है थोड़ी ही देर पहले कि सब दो ऐसे देश रहे हैं जिन्होंने इन भौगोलिक खोजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला आता है पुर्तगाल एंड सेकंड है जी स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन जिन्होंने लोगों को इंस्पायर किया था, अर्थात यहां पर अपनी जनता को ही इंस्पायर किया था भौगोलिक खोजें करने के लिए। जैसे हम बात अगर करेंगे, पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी की बात आती है, और पुर्तगाल का प्रिंस हेनरी जो था उसके द्वारा एक सेलिंग अर्थात नाविक स्कूल खोला गया था। इसी के कारण हेनरी को नेविगेटर प्रिंस या हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है, क्योंकि इसने इंस्पायर किया है ये नाविक स्कूल खोल करके भौगोलिक खोजों को करने की, अर्थात समुद्री मार्गों को खोज करने के लिए इसने इंस्पायर किया था। इसीलिए इसे हेनरी द नेविगेटर या नेविगेटर हेनरी, प्रिंस द नेविगेटर भी कहा जाता है। कहां से हैं ये? पुर्तगाल से। अब इसी पुर्तगाल वाले क्षेत्र से एक व्यक्ति बिलोंग करते हैं जिनका नाम आता है बार्थोलोमेओ डियाज। और बार्थोलोमेओ डियाज जो हैं ये 1488 1488 ईस्वी में यहां से पुर्तगाल से चलते हैं, और पुर्तगाल से ये अफ्रीका वाला जो पार्ट आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, इसी अफ्रीका के इस तट के सहारे होते होते ये आपके पहुंचते हैं जी इसी अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर, अर्थात अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक ये बार्थोलोमेओ डियाज 1488 1488 ईस्वी में पहुंचता है। लेकिन यहां पर अपने ही साथियों के साथ में इसका डिस्प्यूट हुआ, और डिस्प्यूट होने के बाद ये यहां से वापस कहां पहुंच गया? पुर्तगाल। लेकिन यहां पर इस जगह का नाम जो था वह इसके द्वारा रखा जाता है केप ऑफ स्टॉर्म। क्या नाम रख दिया? केप ऑफ स्टॉर्म। मैंने कहा 1488 1488 में बार्थोलोमेओ डियाज जो था वह पुर्तगाल से चला, किसके लिए निकला है? समुद्री मार्गों की खोज करने के लिए। अफ्रीका के वेस्ट अगर हम चर्चा करेंगे, पश्चिमी तट जो है उसके सहारे होते होते यह साउथ कोस्ट तक पहुंच गया, दक्षिणी छोर तक पहुंच गया। यहां पर इसकी साथियों के साथ में थोड़ी सी अनबन होगी, जिसके कारण ये वापस इस जगह को नाम केप ऑफ स्टॉर्म देता है और वापस कहां लौट जाता है? पुर्तगाल लौट जाता है। तो मैंने ये कहा इसे केप ऑफ स्टॉर्म नाम यहां पर दिया गया था। और इसी के बाद अगर हम चर्चा करेंगे, जब ये वापस पुर्तगाल लौटा तो इसने कहा साहब मैं अफ्रीका के साउथ या दक्षिणी छोर तक तो जाके आया हूं, मैंने उस जगह का नाम केप ऑफ स्टॉर्म रख दिया है। लेकिन उसी समय जो पुर्तगाल के किंग जॉन सेकंड आते हैं उन्होंने इसका स्टॉर्म का नाम चेंज करके रख दिया केप ऑफ गुड होप। गुड होप का मतलब कोई आशा तो हमें जगी है, अर्थात हमारा ऐसा कोई व्यक्ति तो है जो अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक जाकर आया है, अर्थात हमें यह तो पता लगा वहां तक का रास्ता, आगे के सफर के बारे में आगे देखेंगे।
लेकिन उसका नाम जो केप ऑफ स्टॉर्म रखा था उसका नाम रख दिया जाता है केप ऑफ गुड होप। आगे बढ़ते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। पेड्रो अल्वारेस केब्राल का नाम अगर आपने सुना हो तो यह पेड्रो अल्वारेस केब्राल जो है इसको श्रेय दिया जाता है ब्राजील को विश्व पटल पर लाने का। ब्राजील को विश्व के नक्शे पर लाने का श्रेय जो है वह इसी को दिया जाता है, अर्थात ब्राजील की डिस्कवरी जो की गई थी वह इसी केब्राल के द्वारा की गई थी। लेकिन केब्राल जो था वास्तविक रूप से वह इंडिया को डिस्कवर करने के लिए निकला था, भारत की खोज में यह निकला था। लेकिन हम अगर चर्चा करेंगे, वास्को डी गामा 1498 में आ चुके थे, उनके रूट के बारे में भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन हम ब्राजील के नक्शे की बात हम यहां पर कर रहे हैं कि विश्व पटल पर ब्राजील का नक्शा किस प्रकार आया था। तो 1500 में यह वास्को डी गामा के बाद इंडिया के लिए ही निकला था, लेकिन जो विंड्स आते हैं, जो हवाएं आती हैं समुद्री तूफान में, यह आपके यहाँ से चला जाता है बह करके और ये आपके पहुंच जाता है ब्राजील, और इसीलिए इसे पेड्रो अल्वारेस केब्राल को ब्राजील की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। मैंने कहा इंडिया के लिए निकला था, लेकिन समुद्री हवाओं के कारण इसका रुख जो था वो पश्चिम की तरफ हो जाता है और ये ब्राजील पहुंच जाता है। अब चर्चा करते हैं, क्योंकि हमें इंडिया के संदर्भ में डिस्कस करना है, जो हमारे भारत में यूरोपियंस आए उनके बारे में। अब तक तो मैंने आपको बताया कि कारण क्या रहे थे जिसके कारण वे इन समुद्री मार्गों की खोज करना चाह रहे थे। फिर हमने देखा है कि किस प्रकार पुर्तगाल और स्पेन के द्वारा इंस्पायर किया जाता है अपने नागरिकों को, और किस प्रकार बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक का सफर किया गया। अब जारी करते हैं आगे की चर्चा। और वास्को डी गामा नाम आपने सुना ही होगा, और वास्को डी गामा ही वह व्यक्ति था जिसने इंडिया और यूरोप के बीच का जो कैप रूट है, सी रूट जो है, उसको डिस्कवर किया था। जी हाँ, 1498 की बात आती है और वास्को डी गामा जो था वह कालीकट पहुंचा था केप ऑफ गुड होप होते हुए। केप ऑफ गुड होप का मतलब अफ्रीका का दक्षिणी छोर जो है, दक्षिणी भाग जो है, उसे ही केप ऑफ गुड होप किंग जॉन के द्वारा दिया गया था क्या? जी हाँ, वहीं से होते हुए ये आपके वास्को डी गामा केरल के कालीकट के तट पर पहुंच जाता है। और यहां पर इसके द्वारा जो सहायता प्राप्त की गई थी वह एक गुजराती व्यापारी था जिसका नाम आता है अब्दुल मनिक। जो आपके अब्दुल मनिक है, ये अरब वाले क्षेत्र में वास्को डी गामा को मिला था और वहां से यह इस वास्को डी गामा को केरल के कालीकट तट पर लेकर पहुंचता है। तो हमने ये कहा है वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप होते हुए दक्षिणी भारत के, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी छोर होते हुए यह अब्दुल मनिक की सहायता से अपने केरल के कालीकट के तट पर पहुंचा। साओ रेफल और साओ गैब्रियल ये आपके इनके जहाज के नाम आते हैं। अब जब इसके रूट के बारे में हम चर्चा करते हैं, मैंने कहा पुर्तगाल से ये चला है वास्को डी गामा, और हमने यह देखा है ये जगह आती है केप ऑफ गुड होप। इसका मतलब अफ्रीका वाला जो रीजन है इसी का जो दक्षिणी छोर है उसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। और उसके बाद ये वास्को डी गामा ये इधर अरब वाले क्षेत्र में होते हुए इसके पास से बाद में अब्दुल मनिक की सहायता से यहाँ पर कालीकट पहुँच जाता है, और अपने साथ में आपको पता होगा कि यह लेकर के गया था जो गरम मसाले आते हैं, और उन गरम मसालों को ले जा करके जब यूरोप के मार्केट में बेचा गया तो काफ़ी प्रॉफिट इनको प्राप्त होता है, लगभग 60 गुना। तो ये रूट हमने अभी चर्चा में किया कि इस प्रकार से वास्को डी गामा के द्वारा यूरोप से इंडिया के बीच का जो सी रूट आता है, अर्थात जो समुद्र का मार्ग आता है, उसकी खोज जो है वह इसके द्वारा की गई थी। और जब यह केरल के कालीकट के तट पर पहुंचा तो यहाँ के लोकल रूलर का नाम था जमोरिन, और जमोरिन के द्वारा इसे वेलकम किया गया, अर्थात जमोरिन के द्वारा वास्को डी गामा का स्वागत किया गया, और वास्को डी गामा को यहाँ पर व्यापार करने की परमिशन जो है वह स्थानीय शासक जमोरिन के द्वारा प्रदान कर दी जाती है। अब जब इसे व्यापार की परमिशन प्राप्त हो गई तो मैंने ये कहा है कि वे अपने साथ में, वास्को डी गामा अपने साथ में ब्लैक पेपर लेके गया है, काली मिर्च लेकर गया है। While returning from India, he carried black pepper with him and earned 60 times the profit.
60 गुना लाभ उसे प्राप्त हुआ। He came to India for the second time in 1502, 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा वापस से भारत भी आया था। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया में आने वाले पहले यूरोपियन जो हैं, द फर्स्ट यूरोपियन हु केम टू इंडिया, कौन है? आपके पुर्तगीज हैं, अर्थात पुर्तगाली हैं। और इंडिया से यूरोप के बीच का जो सी रूट है, समुद्री मार्ग है, उसकी खोज करने वाला वास्को डी गामा है। 1498 में केरल के कालीकट के तट पर, कोस्ट ऑफ कालीकट जो आता वहां पर यह पहुंचा है। काली मिर्च, ब्लैक पेपर अपने साथ में लेके गया और जिससे 60 गुना लाभ इसे प्राप्त हुआ है। और यहीं पर 1524 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है और कोची में ही जो केरला वाला क्षेत्र आता है वहीं पर वास्को डी गामा का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। अब जब यहां से जो ब्लैक पेपर ले जाया गया है और उससे प्रॉफिट हो रहा है, तो पुर्तगीज ने क्या किया? विचार किया कि कंपनी को इस्टेब्लिश कर दिया जाए और उसी कंपनी के माध्यम से इंडिया के साथ व्यापार किया जाए। So the Portuguese established a company, Estado da India, for trade with India and tried to establish a monopolistic influence on its discovery. वे ये नहीं चाहते थे कि जो इन्होंने खोज ये की है, समुद्री मार्ग की खोज जो की है, सी रूट जो इन्होंने डिस्कवर किया है, उसके ऊपर किसी दूसरे देश का अधिकार ना हो, केवल हम ही यहां पर क्या करें? व्यापार करें, हमारी ही मोनोपोली अर्थात हमारा ही इस समुद्र के रास्ते के ऊपर एकाधिकार बना रहे। इसीलिए इन्होंने एस्तादे दा इंडिया के नाम से एक कंपनी को स्टैब्लिश कर दिया। और एस्तादे दा इंडिया की बात अगर की जाएगी तो आपके यहां पर इसी कंपनी का वायसराय अब अपॉइंट यहां पर किया जाएगा, उसी के निर्देशन में ये कंपनी व्यापार करेगी। द फर्स्ट पुर्तगीज वायसराय इन इंडिया वाज फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को यहां का जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय है यह अपॉइंट कर दिया गया। और इसी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, which an attempt was made to control Arabian Sea to maintain a business monopoly on India। ये नीले जल का सिद्धांत जो है या नीले जल की नीति जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। और ये अल्मेडा की ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब ये है कि अरेबियन सी से जो भी ट्रेड हो रहा है, अरब सागर से जो व्यापार हो रहा है, उसके ऊपर केवल और केवल पुर्तगालियों का एकाधिकार बना रहे। इसीलिए ये नीले जल की नीति यहां पर अपनाई जाती है। इसी नीले जल की नीति के तहत हम दो बातें यहां पर देखते हैं, एक तो आता है कार्ड्स सिस्टम और दूसरा आता है फितोरिया सिस्टम। कार्ड्स व्यवस्था और फितोरिया व्यवस्था इसे कहा जाता है, कार्ड्स और फितोरिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि कार्ड्स सिस्टम, जो भी आपके शिप यहां से अरेबियन सी से पास होंगे, खुले अरब सागर से जो भी जहाज गुजरेगा उनको टैक्स देना पड़ेगा। किनको? पुर्तगालियों को। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई गई है। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने इस अरब सागर से भारत से होने वाले संपूर्ण व्यापार के ऊपर अपनी मोनोपोली स्थापित करने का प्रयास किया है, एकाधिकार करने का प्रयास किया है। इसीलिए तो क्योंकि इन्होंने खोज की है भाई, यूरोप से इंडिया के बीच जो सी रूट आता है, जो आपके यहाँ पर इंडिया से यूरोप के बीच जो समुद्री मार्ग आता है, उसकी खोज की और उसके ऊपर अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से मसाले खरीदते हैं और यूरोप के मार्केट में ले जाकर के बेच देते हैं, जिससे इनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है। और अब तो ये इसी नीले जल की नीति के तहत, ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत, इस कार्ड व्यवस्था के तहत इस खुले अरब सागर से जो कोई भी शिप गुजरेगा उससे क्या ले रहे हैं? टैक्स ले रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फितोरिया सिस्टम के बारे में अगर देखा जाए तो जो एंट्री पोर्ट होंगे, मतलब जो बंदरगाह है, वहां पर भी कोई शिप अगर एंट्री कर रहा है तो उससे भी क्या लिया जाएगा? एंट्री टैक्स इनके द्वारा वसूल किया जाने लगा। क्यों किया जाने लगा है? क्योंकि व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो 1498 में वास्को डी गामा ने यह सी रूट डिस्कवर किया, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन पुर्तगीज हैं। और फिर हमने यहां पर देखा है एस्तादे दा इंडिया,
कंपनी को स्टैब्लिश कर दिया गया है और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो प्रथम वायसराय बनकर के पुर्तगालियों का भारत में आया है, उसने व्यापार पर एकाधिकार करने के लिए कार्ड्स और फितोरिया व्यवस्था को भी यहां पर इंप्लीमेंट कर दिया है। बाद में आगे इनके द्वारा कहां कहां तक प्रसार किया गया और कौन कौन सी कंपनियां भारत में व्यापार के उद्देश्य से पहुंची, क्योंकि यूरोप के मार्केट में अब खलबली तो मच चुकी थी, क्योंकि पुर्तगाली यहां से मसाले ले जाकर के वहां पर जो बेच रहे थे, अच्छा खासा प्रॉफिट उनको मिल रहा था और उसी प्रॉफिट को कमाने के लिए कई देश यूरोप के लालायित हो उठे थे और वे भी इस व्यापार में अपना हिस्सा लेना चाह रहे थे, अर्थात इस समुद्र के रास्ते वे भी भारत से व्यापार करना चाह रहे थे। तो ये कंपनियां कब कब आई और कहां से आई, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। निरंतर हमारा ये प्रोग्राम डेली गुरुवार को आपको 2 बजे अपनी मुलाकात इस मॉडर्न हिस्ट्री वाले पोर्शन में होने वाली है और पूरा पार्ट जो मॉडर्न हिस्ट्री का आता है वह मेरे द्वारा यहां पर आपको कवर करवाया जाएगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बाकी की चर्चा, बाकी की बात हम अपने अगले सेशन में करेंगे। कमेंट करके जरूर बताएंगे सेशन कैसा रहा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने सभी मित्रों के साथ में शेयर कर दीजिएगा और चैनल के बारे में भी बता दीजिएगा। स्टडी IIQ पीसीएस चैनल लॉन्च हो चुका है और पीसीएस अगर आपका ड्रीम है तो आप हमारे साथ आज के आज ही जुड़ सकते हैं। बाकी की चर्चा अगले सेशन में। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच गाइस।